ये एक बहुत बड़ा कोठा था जहाँ पर औरतें अपना आप बेचा करती थी। यहाँ ना तो पुलिस का रूल चलता था और ना ही हुकूमत का, यहाँ पर सिर्फ रज़िया बेगम की हुकूमत थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। राहदारी में कितनी हसीनाएं अपने हुस्न के जलवे बखेरे उसे अदाएं दिखा रही थी, लेकिन उस वक्त ना तो वो किसी की अदाएं देखने के मूड में था और ना ही किसी के हुस्न में उसको इंटरेस्ट था। उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ तलाश कर रहा था, और ये तलाश उसकी तभी पूरी होनी थी जब उसके सामने रज़िया बेगम आती और उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक ज़ोरदार लात दरवाजे पर मारते उसने बड़े से दरवाजे को खोला, जो अपने आप में एक महल था। सामने तख्त पर रज़िया बेगम बैठी पानदान सामने रखे बैठी हुई थी। उसे आते देख उसके चेहरे पर एक गलीज सी मुस्कुराहट उभरी। आओ आओ शाह, सेठ बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया। खैरियत तो थी ना? मेरे तो सुनने में आया तुमने ऐसे शौक छोड़ दिया, लेकिन तुम तो आजकल भी यहाँ आने का शौक पाले हुए हो। नया माल पेश करूँ क्या? वो उसे देखते हुए बोल रही थी जब दामियार ने उसके पास आके अचानक उसकी गर्दन में हाथ डाला, उसे वहीं तख्त पर लेटा दिया। कहाँ है वो? उसने गुस्से से पूछा। वो कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम शाह सेठ? क्या तुम्हारी कोई अजीज़न जान कोठे पर है? तुम्हें तो पता ही है मैं लाहौर के सौदागर हूँ, यहाँ इलाकों में कम ही आती हूँ, तुम्हारी पसंद नहीं जानती। बताओ ना, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? वो जानबूझकर अनजान बनते उसके हाथ की गिरफ्त अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश कर रही थी, जो सख्त से सख्तर होती जा रही थी। कहाँ है वो? इस दफ़ा उसने पूछा नहीं बल्कि गुस्से से धाड़ा था, जिस पर रज़िया कहका लगाकर हंसी। ओह वाह शाह सेठ, ये बेचैनियाँ, ये बेताबियाँ, तुम तो मरने मराने पर आ गए हो। ऐसा भी क्या है उस हड्डियों के ढांचे में जिसके लिए बेकरारी इस हद तक सवार है? वो उसे देखते हुए सवाल कर रही थी। बकवास बंद करो, वरना अभी के अभी तुम्हारी जान निकाल दूंगा। अपनी पैदाइश पर अफसोस करोगी रज़िया बेगम। दामियार से पंगा मत लो। वो पास पड़ी फूलों की टोकरी से छुरी निकालता उसकी गर्दन पर रख चुका था, और अब रज़िया की सांसें अटकने लगी। उसका जुनूनी अंदाज बता रहा था कि उस वक्त उसका गुस्सा उसकी जान भी ले सकता है। ना कर सेठ, आराम से बैठकर बात करते हैं, वो हाथ जोड़ते हुए बोली थी, लेकिन दामियार ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि अपने हाथ की गिरफ्त मजीद उस पर तंग करता, अपनी लहूलुहान आंखों से उसे घूरते हुए सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता था। अड्डे पर बोली लग रही है, 8 लड़कियां हैं, जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा होगी वो सेठ की रखेल बनेगी। चटाख। अभी वो बोल ही रही थी कि दामियार के ज़ोरदार थप्पड़ ने उसका जबड़ा हिलाकर रख दिया। मासूम बच्ची का सौदा करेगी तू? बीमार है वो, सांस तक नहीं ले सकती, और तू उसे बेआबरू करेगी। दामियार शाह की इज्जत पर हाथ डालेगी तू? वो गुस्से से पागल होता उसे झिझोड़ चुका था। इससे पहले कि वो उसकी जान लेता, उसके साथ आया आदमी उसे रोकने की कोशिश करने लगा। चलो साहब, इससे पहले कि बोली लग जाए, वो किसी सेठ के हाथ लग जाए, हमें पहले वहाँ पहुँचना होगा। वो उसे रोकते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला, जबकि रज़िया बेगम की तरफ गुस्से से देखता। वो तेज़ी से वहाँ से निकल चुका था। दामियार को उस कोठे से निकले अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था जब अचानक पुलिस ने वहां छापा मारा और यहाँ पर होते गलीज काम को रंगे हाथों पकड़ा। इस एरिया की पुलिस इस तरफ कम ही आती थी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस एरिया की पुलिस यहाँ के लोगों के हुक्म के मुताबिक अपना काम करती थी। लेकिन बाहर एरिया की नफरी ने फ़ौरन यहाँ छापा मारते यहाँ मौजूद लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। सिर्फ रज़िया ही थी जो वक्त रहते वहाँ से भाग निकली थी। कोठे से तकरीबन 60 के आसपास जिस्म फरोश औरतें पकड़ी गई थी, जबकि सरे शाम का वक्त था, इसलिए ज़्यादा मर्द हजरात नज़र में नहीं आए। हाँ, लेकिन उस कोठे पर ताला लगने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगना था। रज़िया बेगम रास्ते में ही जान चुकी थी कि यह छापा किसने डलवाया, और दामियार शाह के साले को वो इतनी जल्दी मुआफ़ भी करने वाली नहीं थी, जिसने उसके करोड़ों का नुकसान कर दिया था। पहले दामियार उसके लिए मुसीबत कम था, लेकिन अब दामियार शाह का ये साला ज़बर शाह भी उसके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो चुका था, जिसने इस केस की पूरी तफ्तीश करनी थी। ये सारा केस ज़बर शाह के अंडर था, यानी कि यह छापा उसी के कहने पर डाला गया था, और ज़बर शाह को वो आसानी से माफ़ करने का इरादा हरगिज़ नहीं रखती थी। यकीनन ज़बर शाह का इससे पहले किसी कोठी वाली से वास्ता नहीं पड़ा था, तभी तो वो नहीं जानता था कि यह दुश्मनी उसे कितनी भारी पड़ सकती थी। रज़िया खुद तो वहाँ से निकल आई थी, लेकिन उसके काफ़ी करीबी और वफादार साथी जेल में जा चुके थे। उसने एक नंबर मिलाते कॉल की, जबकि दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। उस छोटी लड़की की बोली 20 करोड़ से शुरू करना, उसने हुक्म दिया था। अरे रज़िया बेगम, ऐसा कैसे मुमकिन है? उस लड़की में ऐसा है
ही क्या, छोटी सी तो बच्ची है और कोई 50 लाख भी नहीं देगा उसके, कौन खरीदेगा 20 करोड़ में। दूसरी तरफ से परेशान सी आवाज़ आई, दामियार शाह खरीदेगा उसे, जो नुकसान उसके साले ने करवाया है उसकी भरपाई अब दामियार शाह करेगा। उसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ से सिर्फ उस बच्ची का रेट बढ़ा दिया गया था। एक ही लम्हे में वो फ्रेश हो रही थी, जबकि शहीर थकावट की वजह से गहरी नींद सो चुका था। जब उसका फ़ोन बजने लगा, शहीर ने 2-3 दफ़ा नींद से करवट लेकर बजते फ़ोन को देखा। वो शायद अभी तक वॉशरूम से नहीं निकली थी। एक दफ़ा दिल चाहा हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठा ले, जो भी हो उसे कह दे कि अरूश मसरूफ़ है, लेकिन फिर उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। अगर वो एक दफ़ा फ़ोन या किसी और चीज़ में ध्यान लगा लेता तो यकीनन उसकी नींद पूरे तरीके से अब ख़राब होती और फिर उसे आसानी से नींद ना आती। अरूश यार, कहाँ हो? फ़ोन उठाओ तुम अपना, कौन है जो इस तरह डिस्टर्ब कर रहा है? वो काफ़ी बुलंद आवाज़ में बोला। फ़ोन की आवाज़ ना सही, लेकिन उसकी आवाज़ अरूश की समातों तक पहुंच चुकी। चेक करो यार, किसने नींद का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने वॉशरूम से निकलती अरूश को एक नज़र देख करवट बदली, जबकि अरूश अपने फ़ोन पर आने वाली एहसन की कॉल को मज़ीद नज़रअंदाज नहीं कर सकी। अब इस आदमी को क्या चाहिए था? वो दे तो चुकी थी उसे पैसे, और अब मज़ीद वो क्या मांगता था उससे? वो गुस्से से फ़ोन लेकर बालकनी की साइड पर आई थी। जी एहसन भाई, बोलें, अब क्यों फ़ोन कर रहे हैं आप? बार बार मुझे क्यों आप तंग कर रहे हैं? आपको पैसे दे तो चुकी हूँ, और क्या चाहिए आपको मुझसे? वो गुस्से से सवाल करने लगी। हाँ अरूश, तुमने मुझे पैसे दे दिए अपने वादे के मुताबिक, लेकिन ये पैसे कम पड़ गए हैं। वो बड़ी उदासी से बोला, जबकि अरूश को तो मज़ीद गुस्सा आ गया था। जी एहसन भाई, बोलें, अब क्यों फ़ोन कर रहे हैं आप मुझे बार बार? क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? पैसे दे तो चुकी हूँ मैं आपको, और क्या चाहिए आपको मुझसे? वो गुस्से से सवाल करने लगी। हाँ अरूश, तुमने मुझे पैसे दे दिए अपने वादे के मुताबिक, लेकिन ये पैसे कम पड़ गए हैं। वो बड़ी उदासी से बोला, जबकि अरूश को तो मज़ीद गुस्सा आ गया था उस पर। अब मेरे पास आपको देने के लिए मज़ीद कुछ भी नहीं है एहसन भाई, ख़बरदार, जो आपने मुझसे मज़ीद पैसों की डिमांड की, मैं आपको अब और कुछ नहीं दे सकती। वो बेहद गुस्से से बोली। यकीनन वो उसे और पैसों के लिए ब्लैकमेल करने वाला था। मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, इल्तजा कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस शुरू करने में मुझे पैसों की ज़रूरत है, वरना तुम्हें लगता है मैं इस तरह बेगैरती वाला काम करता तुम्हारे साथ? इतना भी बुरा नहीं हूँ अरूश जितना तुमने समझ रखा है। वो तस्वीरें इस तरह से डिलीट नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी आंखों के सामने डिलीट करूँगा मैं, ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको। मुझे 25 लाख की ज़रूरत है अरूश। तुम्हारे पास, तुम्हारे शोहर के पास कितना पैसा है? 50 लाख में मेरा एक बहुत स्टैंडर्ड का बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, एंड आई प्रॉमिस, इसके बाद कभी ज़िंदगी में तुम्हें तंग नहीं करूँगा, बल्कि तंग करता है तो दूर की बात, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, तुम्हें अपनी शक्ल तक भी नहीं दिखाऊँगा। प्लीज़ मुझे 25 लाख और दे दो। इस दफ़ा तुम मुझे अकाउंट में सेंड मत करना, बल्कि तुम मुझे खुद आकर पैसे दोगी, और मैं तुम्हारी आंखों के सामने वो फ़ोटोज़ डिलीट करूँगा, ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाए। आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? मेरा मतलब है मैं घर से नहीं निकल सकती, और जो पैसे बारीक भाई से लाकर मैं आपको दे चुकी हूँ ना, अब मैं ना तो मज़ीद किसी से झूठ बोल सकती हूँ और ना ही पैसे निकलवा सकती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एहसन भाई, मुझे तंग करना बंद करें। अब मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है। वो परेशानी से बोल रही थी। वो जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन इतना तो वो जानती ही थी कि वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तुम कर लो अरूश, तुमने पहले भी कर लिया था। तुम्हारे शोहर और जेठ के पास बहुत पैसा है, अपने भाई के लिए थोड़े बहुत पैसों का इंतज़ाम तो तुम कर ही लोगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं अरूश, और मुझे यकीन है तुम मेरी उम्मीदों को टूटने नहीं दोगी। मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा। प्लीज़ तुम मेरे बारे में ज़रूर सोचना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। फ़ोन बंद हो चुका था, जबकि वो कितनी ही देर बेयकीनी से फ़ोन को देखती रही। अब उसकी परेशानी में इजाफा होने लगा था। इतना तो वो समझ ही चुकी थी कि अब वो पीछे नहीं हटेगा, बल्कि उसे मज़ीद परेशान करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। बुरी तरह से फंस चुकी थी वो। ये मामला खुद तक रखने वाला हरगिज़ नहीं था। उसे शहीर को सब कुछ बताना था। वापस कमरे में दाखिल होते उसने एक नज़र शहीर को देखा, जो गहरी नींद में दोबारा जा चुका था। यकीनन उसका सफ़र काफ़ी मुश्किल था। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। उसे बता देना चाहिए, ये बेहतर वक्त था। ये ना हो कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके लिए मुश्किल बढ़ जाए। वो अपनी मुश्किल किसी तरीके से बढ़ने नहीं दे सकती थी। उसे शहीर को बताना था किसी भी हालत में। वो शहीर को बस देखे जा रही थी, उसके जागने का इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे ही शहीर जागता उसे फ़ौरन एहसन की ब्लैकमेलिंग के बारे में बताने वाली थी। वो सब कुछ बता देती तो वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेता। उसे पहले ही एहसन को 25 लाख देकर सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए था। इतनी बड़ी रकम लेकर वो उसे मज़ीद ब्लैकमेल कर रहा था, और वो उसके हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकती थी मज़ीद। वो उस आदमी के साथ सीधा उस अजीब से खंडर में दाखिल हुआ। ये जगह काफ़ी
ज़्यादा अजीबोगरीब थी। यकीनन जानबूझकर उस जगह का इंतखाब किया गया था इस काम के लिए, ताकि वो लोग ज़्यादा लोगों की नज़रों में ना आते अपना काम आसानी से कर सकें। तुम्हें यकीन है कि यही वो जगह है जिसका जिक्र रज़िया बेगम कर रही थी? उसने उस आदमी से पूछा। हाँ, यही जगह है जहाँ पर औरतें खरीदी और बेची जाती हैं। मुझे यकीन है कि रज़िया बेगम इसी जगह के बारे में बात कर रही थी। आप अंदर चलें, यकीनन वो लड़की यहीं अंदर होगी। वो आदमी यकीन से बोला तो दामियार उसकी मज़ीद कोई भी बात सुने बगैर अंदर की जानिब कदम बढ़ा चुका था, जब अचानक ही एक आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसका अंदाज़ तफ्तीशी था। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो यहाँ? आने के पीछे मकसद क्या है तुम्हारा? कहीं तुम लोग पुलिस वाले तो नहीं हो ना? वो आदमी शक्की अंदाज में उन्हें देखते हुए पूछ रहा था। अरे नहीं नहीं, हमें तो यहाँ के बारे में बताया गया था कि नई लड़कियाँ आई हैं जो आज यहाँ पर सेल होंगी, उन्हीं के चक्कर में आए हैं यहाँ पर। दामियार गुस्से से उसे घूर रहा था, जबकि पास खड़े आदमी ने उन्हें देखते हुए बताया। तुम्हें यहाँ इस बारे में किसने बताया? इस तरह का काम होता है यहाँ पर? किसने बताया ये तुम्हें? उस आदमी की तफ्तीश अब तक खत्म नहीं हुई थी। दामियार गुस्से से उसे घूर रहा था। अरे कौन बताएगा हमें? इसी ने बताया जिन्होंने बताना था। अरे रज़िया बेगम ने बताया है हमें, और उन्होंने ही भेजा है। अपने सेठ को कोई अच्छा सा पीस चाहिए। वो आदमी आंख दबाता बोला, जबकि दामियार अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन सेठ कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा है। उस आदमी ने दामियार की तरफ देखते हुए कहा। उसका अंदाज़ अब भी तफ्तीशी था, और जिस तरह वो वक्त बर्बाद कर रहा था, दामियार को उस पर गुस्सा आ रहा था। जबकि उस आदमी की निगाहें उसके बाजू पर उभरी नीली रगों और गर्दन से नजर आती रगों पर थी। वो अंदाज़ा लगा चुका था कि दामियार उस वक्त गुस्से में। अरे हाँ, अपना सेठ ज़रा गुस्से का तेज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, हुस्न देखकर गुस्सा ठंडा हो ही जाया करता है। तुम चलो ज़रा दीदार करवा दो लड़कियों का, सेठ आज सबसे महंगी वाली को खरीद कर ले जाएगा। वो आदमी उसे लालच देते हुए बोला। अरे ऐसे बहुत से आए और बहुत गए, सबसे महंगी वाली पर कोई हाथ रखता ही नहीं। खैर तुम अपने साहब को ले जाओ, देखते हैं ये सेठ इस कोठे से आज क्या निकाल कर ले जाता है। वो आदमी दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर जाने का इशारा करते हुए बोला, जबकि दामियार ने मज़ीद उसकी बकवास ना सुनते हुए कदम अंदर की तरफ रखे, जहाँ हुस्न का एक और ही बाजार सजा था। औरतें तो यहाँ बहुत सारी थी, लेकिन जिनकी बोली लगनी थी वो सिर्फ 8 ही थी, और बोली थोड़ी देर में शुरू होने वाली थी। उन्हें सामने रखी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया गया, जहाँ पर जब्त करते दामियार बैठ गया। अब उसे इंतज़ार करना था कि कब वो लोग उसे उसके सामने लेकर आएँ। बारिक और ज़रान उस जगह पहुंच चुके थे, लेकिन लोकेशन ज़बर ने उन दोनों को सेंड की थी। गाड़ी से निकलते पुलिस नफरी देखकर इतना तो वो समझ चुके थे कि यहाँ कोई ना कोई वारदात हुई है, लेकिन क्या, ये समझना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। एक दूसरे की जानिब देखते वो गाड़ी से निकलते 4 सीढ़ियों को फलांग कर ऊपर आए थे, जहाँ काफ़ी भारी तादाद में पुलिस थी। छोटा सा घर था, सामने चौक का निशान लगा था। यकीनन यहाँ पर लाश थी जो यहाँ से पुलिस उठा कर लेकर गई थी। लगता है कोई कत्ल वगैरह हुआ है यहाँ पर। जरान उसे बाहर आने का इशारा करते वापस नीचे आ गया। यहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। यकीनन कत्ल कोई छोटी सी बात तो नहीं थी ना, और फिर ये काफ़ी बड़ा मोहल्ला था। एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, यहाँ पर कोई वारदात हुई है क्या? काफ़ी पुलिस जमा है, पास से गुजरते एक आदमी से बारिक ने पूछा। अरे हाँ भाई साहब, कत्ल हुआ है यहाँ, रात में लाश मिली है अंदर से। पुलिस तो लाश ले गई है तफ्तीश के लिए। वो आदमी अफसोस से उन लोगों को बताने लगा। अच्छा, आप जानते हैं जो यहाँ पर मरा है वो कौन था? जरान ने मजीद सवाल किया। था नहीं, थी, अच्छी औरत थी, अपनी बेटी के साथ रहती थी। यहाँ पर तकरीबन 2.5 साल पहले ये घर खरीदा था उसने। ज़्यादा लोगों का आना जाना तो नहीं था, लेकिन ये बाज़ार से निकल कर आगे एक घर है, वहाँ बच्ची अक्सर शाम को दूध वगैरह लेने जाती थी, या बाज़ार से कोई चीज़ लानी हो तो ही बाहर निकलते देखते थे, वरना मोहल्लेदारी में भी ज़्यादा नहीं थी। वो औरत, पता नहीं बेचारी को किसने कत्ल कर दिया। वो आदमी अपनी मालूमात के मुताबिक उन लोगों को बता रहा था। नाम वगैरह पता है आपको उस औरत का? उसने फिर सवाल किया। हाँ, ज़रमीना नाम था इसका। एक बच्ची थी इसके साथ, तकरीबन कोई 12-13 साल की होगी, या शायद ज़्यादा की होगी, लेकिन सुनने में आया है कि उसको कोई बीमारी है, अल्लाह पाक जानता है। बच्ची भी गायब है, किसी को मिल ही नहीं रही। हो सकता है जब कातिल घर में आए हो बच्ची भाग गई हो अपनी जान बचाने के लिए, या मुमकिन है कि जिन लोगों ने कत्ल किया वही उठा कर ले गए हो बच्ची को अपने साथ। वो आदमी अपने पास से अंदाजे लगा रहा था। जरान और बारिक ने एक दूसरे को देखा। मज़ीद कुछ पूछने या जानने की गुंजाइश बाकी ना रही थी। वो तकरीबन सब कुछ ही जान चुके थे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने काफ़ी कुछ बता दिया। हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो पुलिस नफरी जमा देखी, इसलिए सोचा कि देख लें कौन है। अल्लाह पाक मरहुमा को जन्नत में जगह दे, चलते हैं हम। वो जरान को इशारा करता वहाँ से निकलने की तैयारी में था। यहाँ पर काफ़ी सारे मर्द हजरात जमा थे। वो लोग बहुत ज़्यादा भी ना थे तो
तो भी 60-70 के आसपास थे। और आज रात उस बाज़ार हुस्न में सबसे हसीन औरत को लेकर जाने का एजाज़ न जाने किसको हासिल होना था। वो सब लोग वहाँ रखी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। जब एक एक करके औरतें उनके सामने पेश की जाने लगी, मैं जानता हूँ आज शहर के बड़े बड़े रईस यहाँ पर अपनी पसंद की औरत को ले जाने के लिए आए थे, और यहाँ मौजूद हर एक सेठ दूसरे सेठ से बढ़कर बोली लगाएगा, और जो यहाँ का सबसे महंगा माल लेकर जाएगा वही सेठ सबसे बड़ा सेठ होगा यहाँ का। ये 8 लड़कियाँ हैं जो बाज़ार हुस्न की आज की रौनक है। यहाँ जिनकी बोली लगनी है। वो साइड पर खड़ी होकर उन 8 लड़कियों की तरफ इशारा कर रहा था। वो साइड पर खड़ी उन 8 लड़कियों की तरफ इशारा कर रहा था, जबकि दामियार बस देखने की कोशिश कर रहा था कि उनमें से वो लड़की कौन सी है। जब उसने एक औरत को ऊपर आने का इशारा किया और उनकी कीमतें बताने लगा। बोली 10 लाख से शुरू हो रही थी। किसी औरत की बोली 10 लाख लग रही थी तो किसी की 20 लाख। जब अचानक ही एक आदमी ने उस छोटी सी बच्ची को ऊपर की तरफ लाया। वो पूरी तरह से मदहोश थी, जैसे उसे कोई नशावर दवाई दी गई हो। वो 11-12 साल की बच्ची लग रही थी, जिसके जिस्म पर हड्डियाँ निकली थी। वो इतनी लागर थी कि उससे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। ये है आज रात की सबसे महंगी लड़की, इसकी कीमत है 20 करोड़। उस आदमी ने जैसे अनाउंस किया, जब वहाँ कई मर्दों के कह कहे गूंजे, ऐसा कौन सा खजाना है इसमें जो ये 20 करोड़ की है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत औरतें 20 लाख से ऊपर की नहीं है। एक सेठ ने कहा, ये तो हमारी मालकिन जानती होंगी जिसने रातों रात इसकी कीमत बढ़ा दी है। 20 करोड़ कीमत है इसकी। कोई मर्द है जो इसको 20 करोड़ में खरीद सके। वो आदमी उसे बाजू से पकड़ा खड़ा रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो मुसलसल कभी एक तरफ गिर रही थी तो कभी दूसरी तरफ। वो सब लोग भी पीछे हट चुके थे। ऐसी बच्ची को वो खरीद कर क्या करते। और फिर लाखों ने, कीमत करोड़ों में थी। वो लोग बेशक इस तरह का शौक रखते थे, लेकिन अपनी दौलत बर्बाद करना किसी को पसंद न था। जब दामियार ने अपना हाथ ऊपर की तरफ बुलंद किया, उस आदमी ने उसके हाथ उठाने पर उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ सेठ बोलो, 20 करोड़। उसने दामियार की जानिब इशारा करते कहा। जब उस लड़की ने ज़रा सी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, उसके लब हल्के से बुड़बुड़ाए, दामी। और फिर वो अपना हाथ छुड़ाती उसकी तरफ बढ़ने की जिद्दोजहद करने लगी। क्या तुम 20 करोड़ में से खरीदने को तैयार हो? उस आदमी ने फिर से पूछा। जब दामियार शाह ने आगे कदम बढ़ाकर उस लड़की का हाथ छुड़ाया, जबकि वो लड़की अगले ही लम्हे उसके सीने में समा चुकी थी। हाँ, मैं तुम्हें इसका 20 करोड़ देने को तैयार हूँ, उसने ऊंची आवाज़ में कहा, जबकि वो हैरानगी से उसे देख रहा था। कौन हो तुम? उसने पूछा था, जैसे यकीन ना आया कि वो सचमुच उस लड़की को खरीद रहा है। कहीं तुम दामियार शाह तो नहीं हो? उस आदमी ने उसे देखते हुए पूछा। यही नाम लिया था रज़िया बेगम ने। उस लड़की की कीमत बढ़ाते हुए उसने कहा था कि दामियार शाह खरीदेगा इसको, जबकि दामियार उससे उसके अकाउंट की डिटेलिंग मांग रहा था। तुम दामियार शाह हो ना? वो अपना फ़ोन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जबकि दामियार उसे अपने बारे में कुछ भी बताए बगैर उसके अकाउंट में पैसे भी भेज चुका था। वो बेयकीनी से अपने मोबाइल फ़ोन को देख रहा था, जबकि दामियार अपने सीने में समाई उस छोटी सी लड़की को देखने लगा। फिर उसके लिए वहाँ से बाहर निकल गया। सेठ, तुम तो सच में यहाँ की सबसे बड़ी महंगी लड़की को लेकर जा रहे हो। मानना पड़ेगा तुम्हें सेठ, अपनी बात के कितने पक्के हो। वो आदमी उसे देखते हुए बोल रहा था जो दरवाजे पर खड़ा था। दामियार ने उसे कोई जवाब ना दिया, बल्कि उस लड़की को यूं ही अपने साथ लगाए वहाँ से निकल गया। साहब जी, आप इस बच्ची को कहाँ लेकर जाएंगे? मेरा मतलब है आप अपने घर तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपने इस बारे में कभी किसी के सामने जिक्र नहीं किया, और कोई भी इस वक्त इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानता। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बेहोश पड़ी थी, जबकि दामियार गाड़ी ड्राइव करते यही सोच रहा था, जब उसके दिमाग में चलता सवाल उसके साथ वाले ने पूछा, अब घर ही लेकर जाना है और कहाँ लेकर जाऊँ? पहले ना सही, लेकिन अब तो इसके बारे में बताना ही पड़ेगा। वो जैसे फैसला करते बोला, लेकिन साहब जी, मेरी माने तो इसे अपने घर मत ले जाए। आपका नाम बहुत बड़ा है, अगर इस बच्ची की खबर बाहर आई तो आपका नाम खराब होगा। वो आदमी उसे समझाते हुए मशवरा देने लगा, नहीं ज़रूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूँगा सब कुछ, मैं खुद इसका ख्याल रखूँगा। वो उसे अपने साथ, और मैं इसे अपने साथ खुद लेकर जाऊँगा, अपने पास रखूँगा इसे। अब जो भी होगा देखा जाएगा। ये मेरे साथ मेरे घर जाएगी। अब मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता। अगर ज़रमीना एक माँ होकर अपनी बच्ची को नहीं बचा पाई तो मैं किसी और पर एतबार नहीं कर सकता। और वैसे भी इसे इलाज की ज़रूरत है, मेरे अलावा इसका इलाज कोई नहीं करवा सकता, और ना ही इसकी दिमागी हालत ऐसी है कि इसे अकेला छोड़ा जा सके। वो जैसे फैसला करते हुए बोला। अब की दफ़ा सामने बैठे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया।